कभी सोचा है हमारी डीएनए में जो कोड लिखा है वो असल में काम कैसे करता है? मतलब एक कोड, एक ब्लूप्रिंट, आखिर जिंदगी की मशीनरी कैसे बन जाता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस कमाल की प्रक्रिया की जिससे जेनेटिक निर्देश प्रोटीन में बदलते हैं, वो प्रोटीन जो हमें खैर जीवित रखते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम सेंट्रल डॉगमा के आखिरी पड़ाव पर चलेंगे। फिर हम जीवन की जो सीक्रेट लैंग्वेज है ना, जेनेटिक कोड, उसे डीकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम उस पूरी की पूरी टीम से मिलेंगे जो प्रोटीन बनाने का काम करती है, और फिर देखेंगे कि ये प्रोटीन की चेन आखिर बनती कैसे है। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि अगर इस कोड में ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर डीएनए को एक बिल्डिंग का पूरा ब्लूप्रिंट मान ले, तो ट्रांसलेशन वो फाइनल स्टेप है जब मजदूर उस ब्लूप्रिंट को पढ़कर असल में ईंटें जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये वो पल है जब कागज पर बनी योजना हकीकत में बदलती है और जेनेटिक निर्देश एक काम करने वाले फंक्शनल प्रोटीन का रूप ले लेते हैं। तो सवाल उठता है, ये ट्रांसलेशन है क्या आखिर? एनसीईआरटी इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। ये वो प्रोसेस है जिसमें अमीनो एसिड को एक एक करके जोड़ा जाता है और उससे एक पॉलीपेप्टाइड बनता है। और ये जो अमीनो एसिड का क्रम है, मतलब कौन सा अमीनो एसिड कब लगेगा, ये एमआरएनए में लिखे बेस के सीक्वेंस से तय होता है। एक और तरीके से सोचें तो एमआरएनए एक रेसिपी बुक है और ट्रांसलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें शेफ उस रेसिपी को पढ़ पढ़कर एक जबरदस्त डिश तैयार करता है। और यही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा, जीवन का मूल सिद्धांत। इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है डीएनए से आरएनए, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर आरएनए से प्रोटीन। आज हमारा पूरा का पूरा फोकस इसी आखिरी और कह सकते हैं सबसे जादुई स्टेप पर है, आरएनए से प्रोटीन का बनना। लेकिन रुकिए जरा, कुछ बनाने से पहले ये तो समझना होगा ना कि रेसिपी लिखी किस भाषा में है। एमआरएनए का जो मैसेज है उसे पढ़ना तो आना चाहिए। आखिर ये जेनेटिक कोड है क्या? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। जरा सोचिए, भाषा में अक्षर सिर्फ 4 हैं, ए, यू, जी और सी, लेकिन इनसे 20 अलग-अलग तरह के अमीनो एसिड के लिए कोड बनाना है। ये कैसे मुमकिन है? सिर्फ 4 अक्षरों से 20 चीजों के नाम? ये तो लगभग नामुमकिन लगता है ना? इसका हल निकाला जॉर्ज गैमो जैसे ब्रिलियंट माइंड्स ने। उन्होंने एक सुझाव दिया कि कोड को एक एक अक्षर करके नहीं पढ़ा जाता, बल्कि 3-3 अक्षरों के ग्रुप में पढ़ा जाता है। इन 3 अक्षरों के शब्दों को ही हम कोडॉन कहते हैं, और हर एक कोडॉन एक खास अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। और यहाँ पर मैथ्स हमारी मदद के लिए आता है। सोचिए, अगर 4 अक्षर हैं और 3 अक्षरों के कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कुल 64 अलग-अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और हमें चाहिए कितने थे? सिर्फ 20 अमीनो एसिड के लिए कोड। तो 64 तो काफी है, बल्कि कुछ तो फालतू भी बच जाते हैं। ये जो जेनेटिक भाषा है ना, ये बहुत ही स्मार्ट है। इसके कुछ बड़े मजेदार नियम हैं। पहला तो ये कि कुछ अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होते हैं। इसे डीजेनरेट कहते हैं, मतलब एक ही चीज के कई नाम। दूसरा, ये कोड यूनिवर्सल है, बैक्टीरिया से लेकर इंसान तक सब में लगभग एक जैसा। ये बताता है कि जीवन की शुरुआत कहीं एक ही जगह से हुई है। और हाँ, इसे बिना रुके बिना कॉमा के पढ़ा जाता है, एक के बाद एक 3-3 के सेट में। और सबसे जरूरी बात, इसमें स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल भी होते हैं, ताकि मशीनरी को पता हो कि मैसेज कहाँ से पढ़ना शुरू करना है और कहाँ पर रुकना है। तो ठीक है, अब हमें भाषा समझ आ गई। अब वक्त है उन वर्कर्स से मिलने का जो इस भाषा को पढ़कर असल में काम करते हैं। ये कोई एक अकेले का काम नहीं है, इसके लिए पूरी की पूरी एक्सपर्ट टीम लगती है। चलिए मिलते हैं इस मॉलिक्यूलर असेंबली लाइन के स्टार प्लेयर्स से। हमारी टीम का सबसे जरूरी मेंबर टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। इसे अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक ट्रांसलेटर है या फिर एक डिलीवरी एजेंट। इसका काम है एमआरएनए पर लिखे कोडॉन को पढ़ना और फिर उस कोड के हिसाब से सही अमीनो एसिड को उठाकर लाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिलीवरी वाला सही एड्रेस पर सही पैकेज लेकर आता है। और टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा कमाल का है। इसके एक छोर पर होता है एंटी कोडॉन लूप,
ये वो हिस्सा है जो mRNA पर कोडॉन को पढ़ता है, और दूसरे छोर पर ये उस कोड से मैच करने वाले अमीनो एसिड को पकड़ के रखता है। मतलब एक तरफ से कोड पढ़ना, दूसरी तरफ से सही सामान उठाना। एकदम परफेक्ट डिजाइन है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे खिलाड़ी से, राइबोसोम। ये है सेल की असली प्रोटीन फैक्ट्री, वो जगह, वो वर्कबेंच जहां सारा एक्शन होता है। यहीं पर mRNA की रेसिपी को पढ़ा जाता है और अमीनो एसिड को एक एक करके जोड़ा जाता है। राइबोसोम सिर्फ कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक एक्टिव मशीन है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक छोटी सब यूनिट और एक बड़ी सब यूनिट। जब काम शुरू होता है तो ये दोनों mRNA पर आकर जुड़ जाते हैं। इसमें tRNA के लिए जगह बनी होती है, और सबसे ज़रूरी बात, ये खुद एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यानी अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में मदद करता है। तो हमारी टीम तैयार है, रेसिपी भी हमारे पास है। अब वक्त आ गया है इस असेंबली लाइन को एक्शन में देखने का। चलिए देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक अमीनो एसिड जुड़ते हैं और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार होती है। ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेज में होता है। पहला है इनिशिएशन, मतलब काम की शुरुआत। दूसरा है इलोंगेशन, जब चेन लंबी होती जाती है। और तीसरा है टर्मिनेशन, यानी जब काम खत्म होता है और प्रोटीन रिलीज हो जाता है। तो शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले राइबोसोम की छोटी वाली सब यूनिट mRNA पर स्टार्ट सिग्नल को ढूंढती है, जो कि होता है AUG कोडॉन। जैसे ही ये मिल जाता है, पहला tRNA जो मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड लेकर आता है, वहां आकर जुड़ जाता है। इसके बाद बड़ी सब यूनिट भी आ जाती है और बस फैक्ट्री चालू हो गई। अब आता है असली काम, इलोंगेशन। इसमें राइबोसोम mRNA की पटरी पर एक एक कोडॉन आगे खिसकता जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, नए नए tRNA सही अमीनो एसिड लेकर आते रहते हैं। राइबोसोम इन अमीनो एसिड्स के बीच बॉन्ड बनाता जाता है और चेन लंबी और लंबी होती जाती है, एक एक मोती माला में पिरोया जा रहा हो जैसे। और आखिर में आता है टर्मिनेशन, जब राइबोसोम खिसकते खिसकते किसी स्टॉप कोडॉन पर पहुंचता है, जैसे UAA, UAG या UGA, तो प्रोसेस रुक जाता है। इन स्टॉप कोडॉन के लिए कोई tRNA नहीं होता। इनकी जगह एक रिलीज फैक्टर आकर जुड़ता है, जो इस पूरी असेंबली को अलग अलग कर देता है। और बस हमारा नया नवेला प्रोटीन बनकर तैयार है अपना काम करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस कितनी सटीकता से काम करता है ना? लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर इस कोड में जरा सी भी गलती हो जाए, अगर एक अक्षर भी इधर का उधर हो गया तो? चलिए म्यूटेशन के असर को देखकर समझते हैं कि इस प्रोसेस में एक्यूरेसी कितनी ज्यादा जरूरी है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। NCERT में भी इसका जिक्र है। बीटा ग्लोबिन चेन बनाने वाले जीन में सिर्फ एक बेस पेयर का बदलाव होता है, सिर्फ एक अक्षर की गलती, और उसका नतीजा एक अमीनो एसिड बदल जाता है और एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना ज्यादा सेंसिटिव है। इसको समझने का एक और बढ़िया तरीका है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मान लीजिए एक स्टेटमेंट है रैम हैज रेड कैप। इसे 3-3 के ग्रुप में पढ़ा जा रहा है। अब अगर हैज के बाद सिर्फ एक अक्षर बी जोड़ दें तो पूरा रीडिंग फ्रेम ही खिसक जाएगा। अब पढ़ा जाएगा रैम हैज बिर DCP, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। जेनेटिक कोड के साथ भी बिल्कुल यही होता है। एक बेस के जुड़ने या हटने से आगे का पूरा मैसेज गड़बड़ा जाता है और एक बेकार प्रोटीन बन जाता है। तो ये जो छोटी सी प्रक्रिया है, ये इसी वक्त हमारे अंदर खरबों सेल्स में लगातार चल रही है, हर पल। ये जो मॉलिक्यूलर लेवल पर डांस हो रहा है, यही तो जीवन की नींव है। यही वो चीज़ है जो एक साधारण से कोड को एक जीती जागती, सोचती समझती, एक उत्कृष्ट कृति में बदल देती है। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना?